एसटी हसन पर भड़के बीजेपी सांसद जफर इस्लाम, कहा लोगों को भड़काने के लिए दे रहे बेतुके बयान। जनता पर महंगाई की मार, 2 दिन बाद तेल की कीमतों में फिर इजाफा, पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 28 पैसे हुआ महंगा। और अनलॉक की तरफ बढ़ रहा देश, बंगाल में खुलने जा रहे रेस्टोरेंट, अनलॉक से पीछे हट रहे महाराष्ट्र और कर्नाटक। नमस्कार, आईएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटती है और उसका फायदा उठाने की सोचती है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी लगातार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव करके, लोगों को बांट करके उससे राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए, इस बात की वकालत करती रही है। तो मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है। उस पैटर्न के तहत आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। जब देश में सबकी बात होनी चाहिए तो वो जानबूझ करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं, विधिवत करते हैं। और उनके प्रधानमंत्री 2007 में, मुझे आज भी याद है, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी के साथ स्थिति ये कि वो आज हताश हो गए हैं, बौखला गए हैं कि भाई इतने दिनों तक इनको विपक्ष में रहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आदी नहीं है, उनको लगता है कि भाई मठाधीश उनके पास है। लेकिन अब वर्तमान में सरकार की ये सोच है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसलिए हम लोग काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति जारी रखे। उनको शुभकामनाएं। का जो स्वभाव है वो डायनेमिक है। डायनेमिक यानी कि हर रोज बदल रहा है, हर देश में हर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। तो इस चुनौती का सामना करते हुए देश की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, और पहली बार मतलब देखिए, पोलियो का जो वैक्सीनेशन आया था तो दुनिया में जब आया उसके 30 साल बाद भारत में आया। हेपेटाइटिस का दुनिया में जब आया उसके 25 साल बाद भारत में आया। कोरोना का वैक्सीन भारत में बनना भारत बायोटेक द्वारा और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के संधि के बाद भारत में मैन्युफैक्चर होना, ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं, जो हमारा पुराना नारा है वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व की चिंता करने के लायक। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कर्नाटक से सीधे ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और ये जो फैसला है वो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर है। जुलाई में होंगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, ये कर्नाटक सरकार का फैसला है। जुलाई में 10वीं की परीक्षाएं कराने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक की सरकार की तरफ से पीयूसी के द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। पीयूसी का जो द्वितीय वर्ष है उसको रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने ये जानकारी दी है परीक्षाओं को लेकर। छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कर्नाटक सरकार का जो फैसला सामने आया है, जो 10वीं की परीक्षाएं हैं जुलाई में, उनको जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी जो 10वीं की परीक्षाएं हैं जुलाई, अगले महीने वो परीक्षाएं अब होंगी। पीयूसी का जो द्वितीय वर्ष है उसकी परीक्षाएं अब रद्द कर दी गई हैं। खुद शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है, एस सुरेश कुमार ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 महीना पोस्टपोन कर दिया गया है। 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब वो जुलाई में होंगी। यानी छात्रों के लिए, बच्चों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी परीक्षाओं को लेकर। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनका अकाउंट फर्जी है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश बीजेपी की मजबूरी थी, तब उन्हें सीएम बनाया गया। और इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। देश आज कोरोना की महामारी के चक्कर में बहुत दुखी है। लोगों को वैक्सीन चाहिए, दर दर की ठोकरें वैक्सीन के लिए लोग खा रहे हैं। उस वक्त सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भाजपा नॉन इश्यू को इश्यू करते हैं।
हम सब ट्विटर यूज करते हैं, हम सब रिव्यू करते हैं, अनफॉलो करते हैं, फॉलो भी करते हैं। राहुल गांधी जी का पहले ऑफिस ऑफ राहुल गांधी जी था, जब वो बने हमारे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद उनके नाम से चल रहा है। तो रिव्यू होता है, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर मुझे तो हंसी आती है जब भाजपा वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो अकाउंट फर्जी है, जो गाली गलौज करते हैं, महिला का भी सम्मान नहीं करते हुए मोदी जी के खिलाफ सच बोलने वाली महिलाओं का चरित्र हनन तक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। और खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बिहार में भाजपा की मजबूरी थी, 2-3 सर्वे करवाए थे। जब लगा कि भाजपा अपने बलबूते पे वहां कुछ नहीं कर पाएगी, तब मजबूरी में ये नीतीश कुमार जी के साथ समझौता रखा, वरना वो कब के उसको डंप कर देते थे। अब हर दिन ऐसा नहीं होता है, कोई भाजपा का विधायक आज के दिन में बिना हाईकमांड की हरी सिग्नल के हमला बोल नहीं कर सकता है नीतीश कुमार जी के ऊपर। पर ये तो यही है नुरा कुश्ती के, हम तुमको नोटिस देंगे, तुम जवाब देना, तुम ये करना। वो करके नीतीश कुमार जी को दबाव में रखना है। उसका फेस जरूरी ही तब यूज कर लो, फिर सारे बिहार में लूट चलाओ, अपनी गुंडागिर्दी करो और अपने बलबूते पे मजबूत होने की कोशिश करो। ये भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत ही ये हल्ला बोल हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीन को लेके टोटली ये सरकार फेल रही है। पूरी दुनिया के देशों ने बहुत एडवांस में ऑर्डर्स रख दिए थे। हमारी भारत सरकार ने वैक्सीन के जो ऑर्डर्स देने चाहिए थे वो सही वक्त पे ऑर्डर्स नहीं दिए। जो भी आपको करना है आपको वो कर लेना चाहिए था पहले, और लोगों को मुफ्त में आराम से वैक्सीन जैसे और देश दे रहे हैं। और कई सारे दुनिया के देश हैं, हम तो बहुत नीचे गिर चुके हैं, कई सारे देश हैं जो 80% तक वैक्सीनेशन में पहुंच चुके हैं। उसमें अमेरिका जैसा बड़ा देश भी है, तो मालदीव जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों का बचना ज्यादा जरूरी है। दूसरी लहर का प्रकोप तो कम हो गया है, लेकिन डर तीसरी लहर का है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड भी बनाया गया है और उसके साथ ही बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाना जरूरी है, ताकि वो बच्चों के संक्रमित होने पर उनके साथ रह सकें। मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है, और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाए। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।
पंजाबियों में फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो 2 दिनों की शांति के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। देश में रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे पेट्रोल में आज 27 पैसे प्रति लीटर की भारी वृद्धि हुई है और वहीं डीजल भी 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले एक महीने में यानी 4 मई से लेकर 4 जून तक कुल 19 दिन बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल 4.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 4.88 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं बिहार के पटना में पेट्रोल 96.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.94 प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 92.4 और डीजल 86.5 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए क्या क्या है। दिक्कत तो सब है, इससे तो हर चीज़ जो है महंगाई की ओर बढ़ेगा। क्या किया जा सकता है। और हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम कोविड भी है, वो भी एक समस्या है, उसमें से पेट्रोल का भी रेट बढ़ रहा है, वो भी एक समस्या है। कैसे जिएगा आदमी। डालना हुआ जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन में या कोरोना में बेरोजगारी बढ़ा है और लोग आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे। तो ये तो सरकार का एक तरह से जाती है एक आम जनता के ऊपर में, और क्या कहा जा सकता है इस मामले में। बेशक आम जाती है ये क्या है कि बहुत एक्सेस दाम बढ़ गया, मतलब पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग का। जैसे हम लोग एक सेल्समैन है, ठीक है, तो सेल्समैन को भाई घूमने के लिए पेमेंट वगैरह लाना होता है, बिना गाड़ी का हम लोग का हो नहीं पा रहा है काम। मजबूरी में बढ़ाते हैं, क्या करें। परेशानी तो पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा है। अब इसी में गुजारा करना है। एक तो कोरोना का मार है, उसके बाद से ये भी बढ़ रहा है, इसी में कोप अप करना है। तो अच्छा है लॉकडाउन लग गया, नहीं तो सोचिए डेली अगर गाड़ी निकलती तो क्या होता। परेशानी बहुत हो रही है। 2 व्हीलर से चलते हैं, 4 व्हीलर रखते हुए भी सिर्फ पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी लेके आए हैं, जाके लगा देंगे। जैसे आदमी सोना चांदी जेवर रखता है वैसे ही इसको भी रख रहे हैं, बस बहुत मुश्किल है। अच्छा है ट्रांसफॉर्म कर जाएं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कार पे, हाइब्रिड पे ज़्यादा अच्छा है, कम से कम बचे भी। मार तो है लेकिन सरकार के साथ हम लोग को निभाना है, जब चुने हैं तो 5 साल तक। और इसी भी सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से है। उत्तर प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी के नेतृत्व में होगा आगामी विधानसभा चुनाव, ये बड़ी जानकारी है। संगठन सरकार में बड़े बदलाव नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि संगठन में कुछ भी बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। बीएल संतोष की कल रात नड्डा से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती चली जा रही है। मिशन 2022 के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बीएल संतोष की कल रात जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। ये खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो विधानसभा का चुनाव है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा। 2022 का जो मिशन है उसकी कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ही संभालेंगे। इसीलिए लगातार चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है। जो आलाकमान है उनके दौरे लगातार लखनऊ के देखने को मिल रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव शायद नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। इस समय चारों तरफ सरगर्मियां, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 9 महीने का वक्त बचा है। तो देश की राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब प्रवासी मजदूर दिल्ली वापस आना शुरू हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से पहले भी वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब कोरोना कम हुआ है, उन्हें कंपनी की तरफ से फोन आया, तब वो वापस दिल्ली लौटे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना काल में काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते काफी परेशानी हुई। 10-15 दिन पहले ही चला गया कि लगने वाला लग रहा था कि लग जाएगा लॉकडाउन, तो इसीलिए मैं चला गया। क्या डर भी कोई था कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना? जी 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 जी। अच्छा,
हम्म। ये बताइए कि अब आप दिल्ली वापस आए हैं, क्या सोच के आए, क्या उम्मीद लेके आए हैं? काम धंधे के लिए आए हैं और क्या, थोड़ा बहुत खुला है तो इसीलिए आए हैं काम धंधे के लिए। क्या पता चला, खबरों से पता चला कि दिल्ली में अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, हाँ, तो लगता है घर चलना चाहिए। वो कोरोना चल रहा था, इसकी वजह से चले गए थे। हाँ, अब दिल्ली वापस आए हैं तो क्यों, स्थिति नॉर्मल होगी इसलिए? हाँ, इसीलिए आए। हाँ। केसेस देखते हैं रोज डाउन हो रहे हैं, क्या लगता है ये काम मिलेगा यहाँ पे वापस आके? धीरे धीरे दिल्ली खुल रही है। हाँ, तो जहाँ पे पहले काम कर रहे थे वहीं पे काम करेंगे जाके। हाँ। तो मालिक की तरफ से कॉल आया आपको? हाँ, मालिक तरफ से कॉल आया था। क्या नॉर्मल हो गया वापस आके? हाँ। ये कोरोना का बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए चले गए थे। हाँ, अब तो हमको लगता है कि कम हो रहा है, इसलिए आ गए फिर से दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अब रिलैक्स दे दिया है। हाँ, रिलैक्स दे दिया। हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क और बहुत सारी चीज़ें खोल दी हैं। हाँ, खोल दिया है। यहाँ पे आके आपको काम मिल जाएगा। हाँ, काम मिल जाएगा। अब बुलाया है, फिर आ गया। हाँ, काम मिल जाएगा। तो अब किस उम्मीद? 4 जून के तेल के दाम जारी कर दिए गए हैं। 2 दिन के बाद आज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों में पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर महंगाई आई है। और इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपए प्रति लीटर हो गई है और वहीं डीजल की जो कीमत है वो 85.66 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार और बुधवार को कोई बदलाव नहीं किया गया था। इससे पहले 1 जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया था। आपको बता दें कि गुरुवार को घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया था। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में घरेलू बाजार में 3 जून को पेट्रोल की जो कीमत थी वो 94.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 85.38 रुपए प्रति लीटर रही। बुधवार को भी ईंधन के दाम यही रहे। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए क्या क्या है। दिक्कत तो सब है, इससे तो हर चीज़ जो है महंगाई की ओर बढ़ेगा। क्या किया जा सकता है? हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम, कोविड भी है वो भी एक समस्या है, उसमें से पेट्रोल का भी रेट बढ़ रहा है वो भी एक समस्या है। कैसे जिएगा आदमी? डालना हुआ जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन में या कोरोना में बेरोजगारी बढ़ा है और लोग आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं, उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत, डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे? तो ये तो सरकार का एक तरह से जाती है एक आम जनता के ऊपर में, और क्या कहा जा सकता है इस मामले में? बेशक आम जाती है ये। क्या है कि बहुत एक्सेस दाम बढ़ गया, मतलब पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग का। जैसे हम लोग एक सेल्समैन है, ठीक है, तो सेल्समैन को भाई घूमने के लिए पेमेंट वगैरह लाना होता है, बिना गाड़ी का हम लोग का हो नहीं पा रहा है काम। मजबूरी में बढ़ाते हैं, क्या करें? परेशानी तो पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा है। अब इसी में गुजारा करना है, एक तो कोरोना का मार है, उसके बाद से ये भी बढ़ रहा है, इसी में कोप अप करना है। तो अच्छा है लॉकडाउन लग गया। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए पुलिस अक्सर अभियान चलाती रहती है और वहीं पुलिस के अभियान के तहत पुलिस ने मुरादाबाद के वृद्धि विहार थाना मोजाला के अंतर्गत एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है और वहीं इस मामले में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के एसपी का कहना है कि 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो कानूनी कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में चल रही है। हालांकि पुलिस पहले भी कई बार इस मामले को लेकर अभियान चलाती रही है। पहले भी पुलिस ऐसे अभियान चलाती रही है जहां से महिलाओं को बचाया जाता है, लेकिन इस बार 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बुद्धि विहार थाना मझौला क्षेत्रांतर्गत अनैतिक कार्य वेश्यावृत्ति की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 पुरुष एवं 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमानिका जेल में बंद है। उसे भारत लाने की कवायद लगातार चल रही है। भारतीय एजेंसियां डोमानिका में सबूत के साथ मौजूद हैं और वहीं दूसरी ओर मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति ने बड़ा खुलासा किया है। चौकसी की पत्नी प्रीति की माने तो उनका पति मिस्ट्री गर्ल के चक्कर में फंस गया है। पत्नी ने दावा किया है कि मिस्ट्री गर्ल ने चौकसी को भारत लाने के लिए एक जाल बिछाया और अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई के ओशिवारा इलाके में आशियाना टावर में आज सुबह भीषण आग लग गई है। प्रशासन को आग लगने की सूचना मिली। सुबह 8 बजे ये सूचना मिली थी। ये लेवल 2 की आग बताई जा रही है। आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद कई दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश लगातार की गई। आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और बताया जा रहा है कि जिस तरह ये आशियाना टावर है उसके पास ही बड़ी संख्या में फर्नीचर की दुकानें हैं। अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बड़ी घटना घट सकती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कनाड़िया थाना क्षेत्र में स्थित भूरी टेकरी पर मौजूद घरों को तेज बारिश और आंधी के कारण भारी नुकसान हुआ है। गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने एक योजना के तहत टीन की चद्दर के मकान बनवाए हैं, जो कि तेज बारिश और आंधी के कारण उड़ गए हैं और कई बच्चों को उनसे चोट लग गई है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद सामान में पानी भर गया है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि सरकार इनके घर नहीं दे रही है। तो अस्पताल में थे, मेरे जेठ की लड़की की छोरी को चद्दर से पूरा होठ कट गया, हाथ कट गया। 20,000 रुपए शकुंतला में लगे हैं। मैडम संतोषी मैडम को फोन लगाया तो बोलती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, 3 साल और लगेंगे। पूरी टेकरी के बच्चों को कम से कम आधा नुकसान है। कोई की उंगली कटी, कोई का कान कटा, कोई का पाँव कटा, पूरे बेहाल होगा। हम आज रोड पे खड़े हैं। हम पुलिस वालों को बोला तो बोल रहा है कि अभी आ रहा है सर, हमारी कोई नहीं सुन रही है। बेहाल से पड़े हैं पानी में, चद्दर में, हमारा पूरा सामान का नुकसान हो गया है। और हम लोग हर साल मतलब यही समस्या रहती है, पानी गिरता है, तेज हवाएं चलती है, चद्दर पलटते हैं, ये लोग को थोड़ा बहुत उसमें कर देते हैं और उसके बाद में बस बंद हो जाता है। बोलते हैं आप ही देंगे, 4 महीने बाद देंगे, 6 महीने। कोई नेता आता है और बोलते हैं कि चलो ठीक है हम तुमको अभी मकान दे देंगे, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये बस दिलासा दे देते हैं। उसके बाद में कोई मकान नहीं दिया जाता। हम लोग 2016 से हम लोगों को यही कहा जा रहा है। आज कितने मकान टूटे यहाँ पर? आज मकान तेज आंधी तूफान आया, लोगों के मकाने गिर गए, बच्ची को चोट भी आई है, हॉस्पिटल है। 100-150 मकान टूट गए समथिंग हम लोग। तो आप सब लोगों को मालूम, प्राकृतिक आपदा टाइप का एक बहुत तेज आंधी और बहुत बारिश आई, उसकी वजह से जो ट्रांजिट हाउस है, टीन साइड के जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ लोग टीन साइड उखड़ गए, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को इंजर्ड भी हुए हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने को समुद्र पर सेतु बनाया था। नल और झील जब राम नाम लिखे पत्थर समुद्र में छोड़ते थे तो वो डूबने के बजाय तैरने लगते थे, और वहीं यमुना में तैरता हुआ एक पत्थर युवक को मिला है। पत्थर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है और राम नाम का जाप शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि एतमादुल्ला के नुनिहाई पंचायती चबूतरा के नजदीक रहने वाला एक युवक सनी अपने साथियों के साथ में बुधवार को यमुना में नहाने के लिए गया था। प्रकाश नगर के नजदीक यमुना में उसे एक पत्थर तैरता हुआ नजर आया। अचंभित सनी पत्थर को अपने घर ले आया। घर के पास एक दुकान पर उसने पत्थर का वजन कराया तो वो तकरीबन 8.9 किलोग्राम का था। सनी ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया। उन्होंने इसे मजाक समझा। लोगों को हकीकत दिखने के लिए जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है, ये देखिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। पत्थर को तैरते हुए देखकर लोग अचंभित हैं। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है पत्थर को देखने के लिए। सीताराम जी की बगीची है इधर, गंगा जी इधर। अच्छा, आप मानते हैं इसको? ये राम जी जब लड़ने गए थे युद्ध, तब ये सेतु का पुल बनाया था, वही पत्थर है? आप तैर के जा रहा है जमुना जी, तो वही पत्थर है। इस पे पत्थर पे कुछ लिखा है? हाँ, राम जी लिखा होता है इस पत्थर पे, राम जी लिखा है। तो लोगों में श्रद्धा क्या देखी जा रही, लोगों में भाव क्या देख रहे हैं? जो राम जी उसमें नाम लिखा हुआ है, सब लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राम जी मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब राम जी के नाम से पूछ रहे हैं। ये कोरोना खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।